गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा विषय विज्ञान एक। और हमारा जो पार्ट है वो है बेटा लेंथ और लेंथ के उपयोग। इस पार्ट में अभी तक हमने जो पोर्शन देखा हुआ है उसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मैंने आपको एक अंतर बताया कि जैसे घड़ी दुरुस्त के लिए या रत्नों की जांच करने के लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है। परंतु यदि हमें कोशिकाएं, वनस्पति की कोशिकाएं, रक्त पट्टिकाएं, बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव देखने हैं तो उसे देखने के लिए हमें दो लेंसेज की जरूरत पड़ेगी और वो होगा बेटा नेत्र लेंस और वस्तु लेंस से बना हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। यहाँ से नेत्र लेंस से देखकर हमें उस वस्तु का, छोटे से वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार में उल्टा होकर वास्तविक रूप में हमें यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे दोनों उत्तल लेंस लिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु द्वारा निर्मित होने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र लेंस के लिए भी एक वस्तु बन जाता है, ये प्रतिबिंब ही वस्तु बन जाता है। और इन दोनों से मिलकर, इन दोनों नेत्र लेंस, वस्तु लेंस और नेत्र लेंस से बनकर मिलकर बनता है बेटा प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा। इसका एकत्रित परिणाम अधिक आवर्धन प्राप्त करके आपको दिखता है। तो ये हो गया हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जो कि माइक्रोस्कोप है। ये माइक्रोस्कोप हमने देखा होगा बेटा, ऊपर से बड़े आकार का और नीचे छोटे आकार में बनता हुआ, ऊपर से आंख रखकर हम लोग इसको देख सकते हैं, जो कि बड़े आकार में हमको यहाँ पे नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करके आपको दिखाता है। ठीक है, अब हम लोग आज जो दूसरा भाग देखने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा दूरदर्शी, जिसको हम लोग दूरबीन भी कहते हैं, यानी कि टेलीस्कोप। इसकी रचना इसके एकदम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के एकदम उल्टी होती है। इसमें नेत्र लेंस छोटा होता है और वस्तु लेंस बड़ा होता है। इसकी आकृति आपको यहाँ पर दूसरे पेज नंबर 91 पर दी गई है बेटा। देखिए, मैंने आप लोग को बोला है कि नेत्र लेंस जो है वो छोटा होता है और वस्तु लेंस जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये इसकी रचना भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से उल्टी होती है। मतलब हमारी आंख ये छोटे भाग की तरफ, नेत्र लेंस की तरफ होती है, जो कि बड़े भाग से बना हुआ उत्तल लेंस आपको उसको किसी भी प्रतिबिंब को बड़ा करके बड़ी आकृति में दिखाता है। और ये देखिए कि ये जो दूरदर्शी है, अपवर्तनी दूरदर्शी यानी कि दूरदर्शी दूरबीन, ये हमें पास की वस्तु बड़े आकार में दिखाई देने के लिए मदद नहीं करता। दूर की वस्तु, जैसे कि मान लीजिए कि हमें हमारे पास का चंद्रमा, उपग्रह जो है वो देखना है, या फिर मंगल ग्रह भी हम लोग तो नहीं देख सकते, हाँ, बुध ग्रह को, या फिर नजदीक के और कोई ग्रह को अगर हमें देखना है तो उसे जरूर दिखाने में आपकी ये मदद कर सकता है। ये दूरदर्शी बड़े बड़े तारों को या फिर चंद्र पर दिख रहे हैं गड्ढों को देखने के लिए भी आपको मददगार साबित हो सकता है बेटा। तो इसकी रचना कैसे होती है ये मैं आपको समझाकर बताता हूँ। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि दूरदर्शी अथवा दूरबीन में हमें अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से और आवर्धित रूप में उनके सूक्ष्मतम हिस्से को देखने के लिए दूरदर्शी इस प्रकाशीय उपकरण का उपयोग करते हैं। यानी कि दूर की वस्तु यदि हमें स्पष्ट रूप से देखना है और उसका आवर्धन अधिक सूक्ष्मतम हिस्से को देखने के लिए, आवर्धन अधिक क्लियर, स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए इस दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और इसमें प्रकाशीय उपकरण का भी उपयोग करना होता है। मतलब हमारे पास एक प्रकाशीय उपकरण का भी होना बहुत ज़रूरी होता है टेलीस्कोप से किसी दूर रखे वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए। तो इसका उपयोग है बेटा तारे, ग्रह और खगोलीय पिंडों का विस्तृत दर्शन करने के लिए उपयुक्त दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। जैसे बेटा आपको यदि पूछा गया कि दूरदर्शी को खगोलीय दूरदर्शी क्यों कहते हैं, तो आप इसमें कह सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी वह होती है जहां तारे, अन्य ग्रह और खगोलीय पिंडों का विस्तृत दर्शन होता है, इसीलिए इसे खगोलीय दूरदर्शी भी कहते हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ नागपुर में
देखा है कि रमन साइंस में भी ऐसा ही टेलीस्कोप है, जो कि अभी कुछ दिनों पहले घटित हुई घटना को दिखाने में मददगार साबित हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों के मदद से बहुत सारे सामान्य जनता ने जो पास पास शनि और मंगल दोनों ग्रह आए हुए थे, उन दोनों को एक साथ देखने का काम किया हुआ है। और जैसे कि हमने भी खुद देखा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि दो तारे एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, परंतु वो इतने दूर होने के पश्चात एक दूसरे के पास पास नज़दीक होते हुए हमें दिखे, और जैसे कुछ दिन उनको नज़दीक आने के लिए लगे वैसे ही दूर जाने के लिए दिखे। तो वो दोनों जब ग्रह एक दूसरे के पास आ रहे थे या दूर जा रहे थे, वो शाम के समय में क्लियरली हमें दिखाई देते थे, और उसको बहुत अच्छे से हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमने दूरदर्शी का यानी कि दूरबीन का उपयोग किया था। तो दूरदर्शी के यहाँ पे दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है बेटा अपवर्ती दूरदर्शी, जिसमें लेंस का उपयोग करते हैं, और दूसरा प्रकार है परावर्ती दूरदर्शी, जिसमें दर्पण तथा लेंस इन दोनों का उपयोग करते हैं। तो कभी आपको पूछा गया कि दूरदर्शी के दो प्रकार कौन से, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि पहला प्रकार अपवर्ती दूरदर्शी जिसमें लेंस का उपयोग करेंगे, और दूसरा है परावर्ती दूरदर्शी जिसमें दर्पण और लेंस का दोनों का उपयोग करेंगे। तो दोनों उपकरणों में वस्तु लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब नेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और अंतिम प्रतिबिंब बनता है। वस्तु लेंस बड़े आकार का होता है और वह अधिक नाभ्यंतर वाला होता है, जिस कारण दूर की वस्तु से आने वाला प्रकाश अधिक मात्रा में एकत्रित होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी बताया कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने वस्तु लेंस छोटा देखा था, परंतु दूरदर्शी में हमें वस्तु लेंस बड़े आकार का लेना है और नेत्र लेंस जो होगा वो छोटे आकार के लेना है, ताकि हम लोग नेत्र लेंस से देख सके और उसका प्रतिबिंब वस्तु लेंस पर बनकर नाभ्यंतर बड़े आकार का प्रतिबिंब बनकर हमें दूर की वस्तु प्रकाश की सहायता से प्रकाश का अधिक मात्रा में एकत्रित करके हमें उस प्रतिबिंब को आराम से स्पष्ट रूप से देख पाने में मदद कर सके। ठीक है, तो ये जो आकृति आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है बेटा, इस आकृति में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नेत्र लेंस द्वारा हम लोग वस्तु को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वस्तु लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, जो कि नेत्र लेंस के लिए एक वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो वस्तु लेंस के लिए, नेत्र लेंस के लिए वस्तु बन रहा है, वो अंतिम प्रतिबिंब बन जाता है। वो अंतिम प्रतिबिंब बनने की वजह से वो आराम से यहाँ से बड़े आकार में आपको यहाँ पे नजर आता है। देखिए, प्रकाशीय किरणें सामने से आ रही है, मतलब वस्तु से आ रही है, जो कि वस्तु न बनते हुए ये छोटा सा प्रतिबिंब बना, और ये प्रतिबिंब जो है वो नेत्र लेंस के लिए एक वस्तु बना, और वो वस्तु बन के उसको बड़े आकार में ये नेत्र लेंस द्वारा आंखों से हम लोग देख पा रहे हैं। और ये वस्तु लेंस का कार्य यही है कि ये वस्तु को, मतलब बनने वाले प्रतिबिंब, वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब को उसके आकार को बड़ा करके अधिक नाभ्यंतर वाला बनाकर हमें उस वस्तु को और पास में क्लियर देखने में हमारी मदद करता है। तो इसमें बोला गया है कि इसके विपरीत नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है। देखिए बेटा, यहाँ पे वस्तु लेंस का आकार बड़ा होता है और नेत्र लेंस का आकार छोटा होता है, तथा नाभ्यंतर भी कम होता है। नेत्र लेंस का नाभ्यंतर कम होगा और यही वस्तु लेंस का नाभ्यंतर F0 बड़ा है, FE जो है वो छोटा है। तो ये दोनों लेंस धातु की नली में इस प्रकार रखते हैं कि उनके बीच की दूरी को बदला जा सके, मतलब ये जो दूरी है वो हम लोग कम ज़्यादा कर सके। आपने कभी टेलीस्कोप देखा होगा बेटा, टेलीस्कोप में हम लोग देखिए, इसको थोड़ा सा नॉब होते हैं, उनको हम लोग कम ज़्यादा करके उस अंतर को इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं कि वो नाभ्यंतर अपने आप उस वस्तु को बड़ा करके दिखाने में आपकी मदद करता है। इस बीच की दूरी को बदला जा सके। दोनों लेंसों के अक्ष सरल रेखा में होते हैं। दोनों लेंसों के अक्ष क्या होंगे बेटा? सरल रेखा में ही होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। सामान्यतः समान वस्तु लेंस परंतु भिन्न भिन्न नाभ्यंतर के नेत्र लेंस का उपयोग करके दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न आवर्धन को प्राप्त करते हैं। मतलब इस वस्तु लेंस और नेत्र लेंस से प्राप्त नाभ्यंतर जो भी होगा वो दूरी को कम ज़्यादा करके इस दूरदर्शी
को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि दूरदर्शी की सहायता से विभिन्न आवर्धन हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पास में रखी या दूर में रखी हुई, बहुत दूर रखी हुई वस्तु को भी हम लोग आराम से क्लियरली देख सकते हैं। चौथा जो है वो प्रकाशीय उपकरण है। ये एक उत्तल लेंस का चौथा उपयोग यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाशीय उपकरण जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग यह उत्तल लेंस का उपयोग कैमरा, प्रोजेक्टर, वर्णपट दर्शक आदि विभिन्न प्रकाशीय उपकरणों में भी किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बेटा, हम लोग थिएटर में फिल्म देखने के गए तो वहाँ पे छोटा सा लाइट आपको नजर आता हुआ दिखाई देता है, परंतु वो प्रोजेक्टर की तरह काम करता भी हो, परंतु वो वर्णपट दर्शक होता है जो कि हमें बड़े की स्क्रीन में छोटे से आकार से वो चित्र को बड़े आकार में दिखाने में आपकी मदद करता है। तो ये भी एक लेंस, उत्तल लेंस का एक उपयोग है, जो कि आजकल हमारे सबके पास कैमरे वाले मोबाइल होते हैं, उनमें भी यह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे छोटी सी यह लेंस होता है, कैमरा लगा हुआ होता है, उसका उपयोग करके हम लोग कोई भी चित्र को बड़े आकार में बना सकते हैं। बड़े आकार में बड़े स्क्रीन पे या छोटे स्क्रीन में आराम से उसको हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकाशीय उपकरण का एक उदाहरण। जैसे कैमरे में आपको पता है एक फ्लैश लाइट होता है, तो ये फ्लैश लाइट तुरंत वो प्रकाशीय उपकरण से, कैमरे से इसे फोटो को कैप्चर कर लेता है, कैच कर लेता है और तुरंत हम लोग उसे हमारे उपकरण में आराम से देख सकते हैं। और इसका पांचवा उपयोग जो है वो उत्तल लेंस का पांचवा उपयोग है, वो है बेटा चश्मे का। तो उत्तल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष दूर करने वाले चश्मों के लिए भी किया जाता है। जो चीज़ें, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है कि दूर दृष्टि दोष, जिसमें हम लोग दूर की वस्तु ठीक से देख सकते हैं, परंतु नज़दीक की वस्तु हम लोग आराम पर ठीक से नहीं देख सकते हैं। नज़दीक यानी निकट की वस्तु देखने में हमें प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो आपको करके देखिए। बोला गया बेटा कि जलती हुई अगरबत्ती हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाइए। तो जलती हुई अगरबत्ती हाथ में पकड़कर वृत्ताकार घुमाएं तो हमें एक वृत्त दिखाई देता है पीले रंग का, जुड़ा हुआ है ना। तो ये हमारी आंखों की दृष्टि का एक दृष्टि भ्रम होता है वो। और आपको एक गत्ते के एक बाजू में खाली पिंजरा और दूसरे बाजू में किसी पक्षी का चित्र निकालकर गत्ता धागे की सहायता से लटकाइए, धागे को छोड़ दीजिए, क्या दिखाई दिया और किस कारण। तो देखिए बेटा, उस गत्ते में आपको, उस गत्ते में जो खाली पिंजरा लगाया हुआ है और दूसरे बाजू में एक पक्षी का चित्र है, तो ऐसा लगता है कि वो पक्षी और पिंजरा दोनों एक दूसरे के साथी हैं। पक्षी पिंजरे के अंदर उनको ऐसा लगता है कि बंद करके रखा गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक दृष्टि भ्रम होता है, जो कि हमारे दृष्टि द्वारा उसे विदिन अ सेकंड, मतलब जो 0.1 सेकंड के लिए, जो कि हम लोग हमारे दृष्टि शेप में किसी वस्तु को संग्रहित करके रख सकते हैं, उसका एक दोष होता है। वो दृष्टि दोष भी हम लोग उसको कह सकते हैं कि हमें लगता है कि वो पिंजड़े के अंदर पक्षी बंधा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये जो दृष्टि सातत्य है बेटा, ये दृष्टि सातत्य के बारे में आपको अगले आने वाले भाग में मैं बताना चाहूँगा कि ये 1/16 सेकंड तक हमारे नेत्रपटल पर किसी वस्तु, मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छपा हुआ होता है, उतने सेकंड के लिए हम लोग उसे देख सकते हैं। उसके बाद वो अपने आप मिट जाता है, उससे हम लोग दृष्टि सातत्य कहते हैं बेटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा नेत्रपटल पर बनता है। इसी कारण वस्तु हमें दिखाई देती है। किसी वस्तु को यदि हम लोग देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र लेंस द्वारा नेत्रपटल पर बनता है। इसी वजह से हम लोग उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो जब तक वस्तु आंखों के सामने है तब तक उसका प्रतिबिंब नेत्रपटल पर होता है। जब तक वस्तु हमारे आंखों के सामने होंगी तब तक वस्तु हमें नेत्रपटल पर प्रतिबिंब उसका छपता रहेगा और हम लोग उसको देखते रहेंगे। परंतु वस्तु दूर करने पर प्रतिबिंब भी नष्ट होता है। वस्तु मान लीजिए कि बहुत दूर तक लेके गए या फिर वस्तु को दूर कर दिया हमने, तो वो प्रतिबिंब हमारे नेत्रपटल से नष्ट हो जाता है। तो हमारी आंखों के संदर्भ में वस्तु दूर करने के बाद भी 1/16 सेकंड तक प्रतिबिंब नेत्रपटल पर वैसे ही रहता है। कुछ समय तक नेत्रपटल पर संवेदना रहती है। इसी परिणाम को दृष्टि सातत्य कहते हैं। तो जब हमारी आंखों के संदर्भ में किसी वस्तु को दूर करने के बाद भी यदि वो
नेत्रपटल पर वैसे ही रहता है। 1/16 सेकंड तक हमारी आंखों के संदर्भ में वस्तु दूर करने के बाद भी वह हमारे आंखों के सामने ही दिखाई देगा। तो कुछ समय तक नेत्रपटल पर संवेदना रहती है। हमें ऐसा लगेगा कि वह वस्तु हमारे सामने है। नेत्रपटल पर थोड़ी देर के लिए संवेदना रहेगी, परंतु इसी परिणाम को दृष्टि सातत्य हम लोग कहेंगे। दृष्टि सातत्य समझ में आ गया आपको कि 1/16 सेकंड के लिए जब प्रतिबिंब नेत्रपटल पर रहता है और उसकी संवेदना हमारे आंखों में होती है, उसे हम लोग दृष्टि सातत्य कहेंगे। ऐसे अनुभव देने वाले दैनिक जीवन के विभिन्न उदाहरण कौन से हैं? तो ऐसे उदाहरणों में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग सूर्य की तरफ देख रहे हैं तो हमारी आंखों में पानी तो आएगा, परंतु कुछ देर के लिए 1/16 सेकंड के लिए उस सूर्य का प्रतिबिंब हमारी आंखों में नेत्रपटल पर छपता हुआ दिखाई देता है, और आंखें बंद भी करें तो भी वो हमारी दृष्टि से बाहर नहीं जाता। ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए हमारी आंखों में ही है। कुछ देर बाद हम लोग उसे निकालने की कोशिश करें तो वो अपने आप चला जाता है ना। वैसे ही अगर हमने आईने के सामने सूर्य प्रकाश की रोशनी को एकत्रित करके या फिर पतीली के हाथ सहायता से सूर्य प्रकाश को घर के अंदर छोड़ने की कोशिश करें तो वो प्रकाश की तरफ सतत देखते रहने के बाद हमें यह दृष्टि सातत्य का अनुभव प्राप्त होता है। 1/16 सेकंड के लिए वो हमारे नेत्रपटल पर रहता हुआ हमें समझ में आता है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कोशिकाओं के बारे में बताया बेटा। यहाँ पे 2 कोशिकाओं के बारे में आपको बताया गया कि एक कोशिका होती है बेटा दंडाकार कोशिका, और दूसरी होती है बेटा शंक्वाकार कोशिका। ये दोनों शंक्वाकार और दंडाकार कोशिकाओं का अलग अलग महत्व है। जैसे दंडाकार कोशिका जो होती है वो धुंधले प्रकाश को प्रतिसाद देती है, परंतु शंक्वाकार कोशिका जो होती है वो धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं होती। ये कोशिका सिर्फ तेजोमय प्रकाश को ही प्रतिसाद देती है। तो उस वजह से बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं हमारे आसपास जो शंक्वाकार कोशिका और दंडाकार कोशिकाओं में अंतर न करने की वजह से कभी कभी रंगों के भेद को नहीं समझ पाते, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो लाल रंग और नीले रंग या हरे रंग को पहचान रहे हैं, परंतु उनमें कुछ विशिष्ट रंगों को ही प्रतिसाद देने वाली कोशिकाओं का अभाव देखने में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी क्या होती है इसके बारे में मैं आप लोग को विस्तृत चर्चा करके अभी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मानव के नेत्र का नेत्रपटल अनेक प्रकाश संवेदी कोशिकाओं का बना है। मतलब हमारा जो नेत्रपटल है वो अन्य बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। तो यह कोशिका दंडाकार तथा शंक्वाकार होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि 2 तरह की कोशिकाएं देखने के लिए मिलती है, एक दंडाकार और दूसरी होती है बेटा शंक्वाकार कोशिका होती है। तो दंडाकार कोशिका प्रकाश की तीव्रता को प्रतिसाद देती है तथा मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी देती है। दंडाकार कोशिका का एक अलग महत्व है, उसका एक अलग कार्य है। तो दंडाकार कोशिका का कार्य ये है कि प्रकाश की तीव्रता को प्रतिसाद देना, उसी साथ मस्तिष्क को प्रखरता या धुंधलेपन की जानकारी प्राप्त करना। वैसे ही शंक्वाकार कोशिका का कार्य अलग है, वो प्रकाश के रंगों को प्रतिसाद देती है और नेत्रपटल पर प्रतिबिंब के रंग की जानकारी मस्तिष्क को देती है। तो ये दोनों कार्य अलग अलग है, ये समझ में आ गया आप लोग को दंडाकार कोशिका का और शंक्वाकार कोशिका का। तो प्राप्त जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। अगर मान लीजिए कि हमारे दंडाकार और शंक्वाकार दोनों कोशिकाएं अच्छे रूप से कार्य कर रहे हैं तो हमें जो रंगों का ज्ञान होगा या उस प्रकाश की तीव्रता होगी, ये दोनों अच्छे से महसूस होगी, प्राप्त होगी और उसमें हम लोग भेद कर पाएंगे। तो प्राप्त जानकारी का मस्तिष्क द्वारा विश्लेषण किया जाता है और हमें वस्तु का वास्तविक चित्र दिखाई देता है। दोनों कोशिकाएं हमारी अच्छे से कार्य कर रही होगी तो दंडाकार कोशिका धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसाद देती है, परंतु शंक्वाकार कोशिकाओं का धुंधले प्रकाश की संवेदना नहीं होती। ये कोशिका सिर्फ तेजोमय प्रकाश को ही प्रतिसाद देती है। देखिए बेटा, दंडाकार कोशिका अगर हमारी अच्छी है तो वो धुंधले प्रकाश को भी प्रतिसाद देगी, परंतु वो दंडाकार कोशिका अच्छी नहीं है और हम शंक्वाकार कोशिकाओं से ही देखना चाहते हैं तो वो धुंधले प्रकाश की संवेदना को हमें नहीं दिखाएगी। और ये शंक्वाकार कोशिका सिर्फ
तेजोमय प्रकाश को ही प्रतिसाद दीजिए, तो इस वजह से हमें आँखों में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो इसी कारण रंगों की संवेदना और पहचान सिर्फ तेजोमय प्रकाश में ही होगी। इसका कारण ये होगा कि शंक्वाकार कोशिकाओं जो होगी वो सिर्फ रंगों की संवेदना को ही बताएगी और उसका पहचान कराएगी, और तेजोमय प्रकाश में ही यह क्रिया संभव होगा बेटा। तो शंक्वाकार कोशिका को लाल, हरे व नीले रंग की अलग अलग संवेदना होती है। शंक्वाकार कोशिका को कौन कौन से रंगों की पहचान होती है बेटा? लाल, हरे और नीले रंग की। जब लाल रंग आंखों पर आता है तब लाल रंग को प्रतिसाद देने वाली कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अधिक उद्दीपित करता है। जब हमारे सामने लाल रंग का कोई वस्तु आती है तो लाल रंग को प्रतिसाद देने वाली कोशिकाएं को वो उद्दीपित करता है, इसी कारण लाल रंग की पहचान होगी। कुछ व्यक्तियों में विशिष्ट रंगों को प्रतिसाद देने वाला शंक्वाकार कोशिकाओं का अभाव होता है। जैसे मान लीजिए कि हरा रंग हो गया या पीला रंग हो गया, ऐसे विशिष्ट रंगों को प्रतिसाद देने वाली शंक्वाकार कोशिकाओं का कुछ व्यक्तियों में अभाव होता है। तो ऐसे व्यक्ति रंग पहचान नहीं सकते अथवा अलग अलग रंगों में अंतर नहीं कर सकते। जैसे कि लाल, हरा और नीले रंग को ही वो पहचान सकते हैं, अन्य रंग पीला रंग हो गया, काला रंग हो गया, ऐसे रंगों की उनको पहचान नहीं होती। रंग तो दिखते हैं परंतु उनको पहचान नहीं करने की वजह से उनमें वो अंतर नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रंगांध यानी कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग की बीमारी हो जाती है। तो रंगों में अंतर नहीं बता सकने के अपवाद को छोड़कर उनकी दृष्टि सामान्य होती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई रंग की वजह से दृष्टि दोष हुआ है या फिर उनको ठीक से कोई चित्र नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनमें एक यह बीमारी होगी कलर ब्लाइंडनेस वालों को कि उनको रंगों में अंतर नहीं कर पाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि एक जैसा ही दूसरा रंग है, उनमें ज़्यादा भेदभाव नहीं है, परंतु उस बीमारी को हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे। तो उनको यह अपवाद छोड़कर दृष्टि उनकी सामान्य होगी। तो बेटा यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग हमारा नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है धातु विज्ञान। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए और मास्क ठीक से पहनिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।